पहली तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर है चीन के झुहाई से, जहां इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन चल रहा है। और इस एग्जीबिशन में रूसी एयरफोर्स के सुखोई 57 ने जो कारनामा दिखाया उसे देखकर लोग हैरान हैं। रूस ने पहली बार सुखोई 57 को चीन के एयर शो में उतारा। रूस का ये फाइटर जेट स्टेल्थ है, यानी ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान पैट्रियट मिसाइलों को भी चकमा देने में सक्षम है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट की है। चीन की कंपनी एक्सपैंग ने चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में एक ह्यूमनॉइड रोबोट को काम पर लगाया है और इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है आयरन। आयरन बिना थके, बिना आराम किए हुए इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। 70 किलो वजन का यह रोबोट कार के पार्ट्स जोड़ने का काम बखूबी कर रहा है। फिलहाल रोबोट को ट्रायल के तौर पर ईवी फैक्ट्री में लगाया गया है। और तीसरी तस्वीर है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके घर की सिक्योरिटी रोबोट डॉग के हवाले कर दी गई है। फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के घर के बाहर रोबो डॉग तैनात किया गया है। अमेरिका का यह फौलादी सैनिक 24 घंटे निगरानी में जुटा है। फिलहाल इस रोबो डॉग को सर्विलांस के काम में लगाया गया है। बाद में इसमें राइफल भी लोड की जा सकती है। और चौथा वीडियो है अमेरिका से ही, अमेरिका के साउथ कैरोलिना से, जहां भारी बारिश से तबाही हुई है। कई इलाकों में 10 से 15 इंच तक बारिश हुई है और कैलहॉन और ऑरेंजबर्ग इलाकों में 35 से अधिक सड़कों को नुकसान हुआ है। दर्जनों पुल बह गए हैं और कई जगह सड़कों पर नदी बह रही है। और अब 5वीं तस्वीर अमेरिका के न्यू मैक्सिको से, जहां जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का असर ट्रैफिक पर पड़ा है। न्यू मैक्सिको का एक हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और सड़क पर गाड़ियों की करीब 20 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। तो चटगांव में कल बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के दर्जनों वर्कर्स सड़कों पर उतरे और घंटों तक इनके आतंक से हिंदू आबादी खौफजदा रही। हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर थे, पोस्टर्स थे, जिसमें हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। सड़क पर निकली इस रैली के बाद तकरीर भी हुई जिसमें हिंदुओं के कत्लेआम की बात कही गई। इस रैली में बार बार ये नारे लगे कि इस्कॉन भक्त को पकड़ो और फिर कत्ल करो। हिंदुओं के नरसंहार की सरेआम अपील की जा रही है और उन्हें रोकने वाला वहां कोई नहीं था। तो बांग्लादेश में ये हालात हैं और देखिए किस तरीके से संगठित तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद स्थिति विकराल होती जा रही है। आए दिन हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे ताजा मसला चटगांव का है, जहां 3 दिन पहले हिंसा हुई और कल बांग्लादेश की कट्टर संगठन सड़कों पर उतर आया और हिंदुओं को सरेआम धमकियां देने लगे। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कत्ल गारत के लिए लोगों को उकसाने का काम किया। सड़कों पर सरेआम नारेबाजी होती रही, भड़काऊ भाषण दिए गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद यूनुस की न सेना और न ही पुलिस इन कट्टरपंथियों को रोकने की हिम्मत कर सकी। और देखिए चटगांव में निकली हिफाजत-ए-इस्लाम की इस रैली के खिलाफ लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर लिखा है और इस रैली की कड़ी आलोचना भी की है। तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो क्या लिख रही हैं, क्या कह रही हैं। तो देखिए अब बिग वॉल के माध्यम से वो सारी बातें, तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा। चटगांव स्थित समूह हिफाजत-ए-इस्लाम ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। आज उनका नारा था, इस्कॉन का भक्त पकड़ो, कत्ल करो। हिफाजत-ए-इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है। वे इस्कॉन सदस्यों को मारना चाहते हैं। क्या इस्कॉन एक आतंकवादी संगठन है जो इस पर प्रतिबंध जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो देखिए एक तरीके से उन्होंने इस्कॉन के मैटर में रेफर करते हुए कहा कि आतंकवाद का आह्वान किया जा रहा है। क्या इस्कॉन के सदस्यों ने कभी जोर से हरे कृष्णा हरे राम का जाप करते हुए किसी को मार डाला? ये सवाल भी उठा रही हैं। दूसरी ओर इस्लामिक आतंकवादी लोगों को मारते समय अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं।
इस्कॉन दुनिया भर के कई देशों में मौजूद है और कहीं भी उसे ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। ये तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की एक मशहूर लेखिका रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में इस्लामवादी और जिहादी मौजूद हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे गैर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें उनकी जमीन से बाहर निकालने के लिए हर तरह की चाल और रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। हिफाजत इस्लाम यहां आतंकवादियों की भूमिका निभा रहा है, जबकि इस्कॉन उत्पीड़ित अल्पसंख्यक है, ये कह रही हैं तस्लीमा नसरीन। और जिस तरीके से इन सारी बातों में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस तरह के संगठन टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को हिंदुओं के खिलाफ उकसा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, उसका ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इस्कॉन को लेकर दुनिया में कहीं ऐसी घटनाएं, इस तरह का आह्वान हमने नहीं देखा है। और हम आपको बता दें, 2 दिन पहले दिखाया था हमने आपको कि बांग्लादेश के चटगांव में कैसे हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। चटगांव में हिंदू आबादी पर दोहरा प्रहार किया गया। पहले स्थानीय लोगों ने हिंदू आबादी के साथ मारपीट की, उसके बाद बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने हिंदुओं पर लाठियां बरसाई। ये तब हुआ जब हिंदू जनता अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरी थी। हिंदू आबादी बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी के कुछ कट्टरपंथियों का विरोध कर रही थी, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाए गए। इसी चटगांव हिंसा के बाद हिफाजत इस्लाम नाम का कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतरा और कत्लेआम सरेआम हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए भड़काऊ नारे भी लगाए गए। यहां तक कि इस्कॉन के लोगों के कत्ल करने का भी आह्वान किया गया, उसका भी नारा लगाया गया। और बांग्लादेश इस्कॉन की मोहम्मद यूनिस से अपील है, उनकी सरकार से अपील है, इस्कॉन समेत हिंदुओं की सुरक्षा देने की मांग की गई है और हम किसी तरह की हिंसा में शामिल नहीं है, यह इस्कॉन की तरफ से कहा गया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास की पीएम मोदी से अपील भी सामने आई है। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें, ये कहा है उन्होंने। और बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है, राधा रमण दास ने यह अपील की है, ये बयान दिया है। तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन की तरफ से राधा रमण दास ने ये पीएम मोदी से अपील की है। और इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने एक्स पर क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट किया है, हम बांग्लादेश की गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित है, जहां इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर काटने की यह भयानक योजना खुलेआम हो रही है और हमें उनकी सुरक्षा का डर है। इन हिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। ये कौन कह रहा है? राधा रमण दास, वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन कोलकाता। तो बांग्लादेश के बाद अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान से खबर आ रही है, जी हां, किस तरह से पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में इस वक्त झुलस रहा है। आत्मघाती धमाका हुआ है और इस धमाके से पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती धमाका हुआ, धमाके में 25 लोगों की मौत हुई है, 55 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्वेटा ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ वाली जगह पर जोरदार ब्लास्ट होता है। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर यह धमाका हुआ, 25 की जान चली गई, 55 से ज्यादा लोग घायल, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज धमाके के समय, बिल्कुल उसी समय जब यहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। बताया जा रहा है कि जो टिकट काउंटर है उसके बाहर की ये तस्वीर है, उसी के पास की ये तस्वीर है जहां पर ये धमाका हुआ है। लोग अपनी अपनी यात्रा के लिए यहां पर खड़े थे, लेकिन तभी ये जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में 25 लोगों की जान चली जाती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस धमाके की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां अभी इस मामले की जांच कर रही हैं। और पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर आज सुबह शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ और धमाका क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हुआ जब यात्री पेशावर के लिए जा रही जफर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। ट्रेन को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। हादसे के वक्त यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के वक्त प्लेटफॉर्म पर करीब 100 लोग मौजूद थे और उसी समय यह धमाका हुआ। गुलाम अब्बास लाहौर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गुलाम, अभी तक क्या अपडेट मिला है? क्योंकि 25 लोगों की जान गई है और 55 से ज्यादा लोग तो घायल हैं, उनकी क्या सिचुएशन है और पुलिस जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं?
जी, बिल्कुल। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आई है उसमें एक तो कन्फर्मेशन हो गई है कि ये सुसाइड अटैक था और आत्मघाती हमलावर ने अपने आप को रेलवे स्टेशन पर कोयटा के अपने आप को उड़ाया जब जाफर एक्सप्रेस पहुंचने वाली थी। अभी ट्रेन नहीं पहुंची थी, इस वजह से और ज़्यादा अगर ट्रेन पहुंचती तो नुकसान हो सकता था। 17 जो इंजर्ड है वो सीएमएच अस्पताल में है, बाकी सारे इंजर्ड जो हैं वो सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद है और उनमें से ये बताया जा रहा है कि कईयों की हालत अभी भी गंभीर है और क्रिटिकल बताई जा रही है। कोयटा में जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त जैसा कि आपने बताया कि लोग टिकट काउंटर के पास मौजूद थे और टिकट ले रहे थे और जो जाफर एक्सप्रेस ने आना था पेशावर के लिए जाने के लिए उसका वेट कर रहे थे। लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पर मौजूद थे कि आत्मघाती हमलावर ने अपने आप को यहाँ पर आके धमाके से उड़ाया, जिसके बाद हमने विजुअल्स में देखा कि तबाही के मनाजिर ही थे और सीसीटीवी फुटेज जैसा कि हम टीवी 9 में एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कितनी भीड़ वाला इलाका था, कितनी भीड़ थी यहाँ पर इस समय जब ये ब्लास्ट हुआ है। बीएलए की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बीएलए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके मजीद ब्रिगेड की तरफ से ये कहा गया है कि उनके आत्मघाती हमलावर ने ये सुसाइड अटैक किया है। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन शक और सारी उंगलियां जो है वो बीएलए की तरफ ही जा रही हैं क्योंकि माजी में भी पास्ट में भी बीएलए ऐसी एक्टिविटीज करता रहा है पाकिस्तान में। शुक्रिया गुलाम आपका इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की मांगों पर महा विकास आघाड़ी की ओर से पहला आधिकारिक जवाब दिया गया है। उलेमा बोर्ड को एनसीपी शरद पवार गुट ने चिट्ठी भेजी है। जयंत पाटिल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि सरकार आई तो मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे, मांगे पूरी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शरद पवार की पार्टी ने उलेमा बोर्ड को चुनाव में समर्थन देने और महा विकास आघाड़ी के पक्ष में प्रचार करने की मांग की है। तो महा विकास आघाड़ी के सामने उलेमा बोर्ड की शर्त क्या क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। पहला, वक्फ बिल का विरोध, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, राज्य में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन का सर्वे कराएं। महाराष्ट्र में वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड, 2012 से 2024 तक दंगे में बंद बेगुनाह मुसलमानों को लेकर सरकार कुछ कार्य करे। और देखिए इस बीच झारखंड में अमित शाह का बयान आया। झारखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक आरक्षण नहीं, मुस्लिम आरक्षण तो किसका कोटा घटेगा, ये सवाल भी उठाया है अमित शाह ने। मुस्लिम आरक्षण से दलित पिछड़ा वर्ग का कोटा घटेगा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। ये कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा, किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं टीवी 9 से बातचीत में स्मृति ईरानी का बयान सामने आया। मोदी सरकार के विकास में कोई भेदभाव नहीं, उलेमा बोर्ड को महा विकास आघाड़ी के आश्वासन पर कहा टैक्स पेयर का पैसा समुदाय विशेष के लिए नहीं है।
मैम, उलमाओं ने एक लिस्ट तैयार की और महाविकास आघाड़ी से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये सब मांगी पूरी कर दे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि सड़क बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि गरीब के लिए स्कूल बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि अस्पताल मिले जिसमें हर समुदाय के लोग जाएं। टैक्स पेयर जो टीचर है उसका भी पैसा देता है, लेकिन वो टीचर एक समुदाय का हो विशेष, इसके लिए टैक्स पेयर पैसा नहीं देता। एक सवाल अजीत पवार जी को लेकर है। जिस तरीके से योगी जी ने बोला, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बोला नेक है, सेफ हैं, इसी पे जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हम लोग अनसेफ फील करते हैं। तो इस तरह के बयानों को आप किस तरीके से देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर सेफ फील करने लगे तो इसका मतलब तो हमारा काम ढंग से हो नहीं रहा। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर संजय राउत जी हैं तो हम ये चुनाव उनकी सेफ्टी के लिए नहीं, जनता की सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जनता से आह्वान करते हैं कि समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, कि लोगों को जाति के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव एक गवर्नेंस का एजेंडा है। दूसरा, अजीत पवार जी जिस तरीके से कह रहे हैं उसको आप किस तरीके से लेते हैं? वो थोड़ा सा इस मामले पार्टी के प्रतिनिधि हूँ, उनकी पार्टी की नहीं। उनकी सोच और मेरी सोच 100% मिलती हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने अपना पूरा का पूरा एजेंडा गवर्नेंस का 10 साल में राष्ट्र के सम्मुख जब प्रस्तुत किया तो नरेंद्र मोदी ने ही सबका साथ सबका विकास का जय घोष किया। और आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि मोदी ने जब सड़क बनाई तब ये थोड़ी ना कहा था कि इस पे धर्म विशेष लोग ही चलेंगे या मेरे वोटर ही चलने वाले हैं। सभी के लिए राष्ट्र का निर्माण होता है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि धारावी में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब कुछ ओन कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है जो उन्होंने चलाया जिस पे वो सतत हारे, और वो नैरेटिव का शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दों का अभाव है। तो मैं बार बार उसी सवाल पर जवाब दे रही हूँ जो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, और 10 साल से केंद्र में हार रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप पहले भी कर्मभूमि रही है आपकी, इस बार भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी बल्कि सरकार भी बनाएगी, ये माहौल है। थैंक यू। तो सुना आपने स्मृति ईरानी ने क्या कहा। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, हम सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक जो है दलों की राजनीति के केंद्र में आता जा रहा है। चाहे उलेमा बोर्ड की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उस पर जो आश्वासन है, या फिर बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड है कि एक है सेफ है, उसको आगे बढ़ाने की रणनीति, चाहे घटक दल ही उस बयान से सहमत न हो। देखिए रवि, स्मृति ईरानी ने बहुत ही साफ कहा कि जिस तरीके से ये उलेमाओं ने सब कुछ किया है, उसके बाद से उनका साफ कहना था कि ये वर्ग विशेष के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो इससे सही नहीं है। जैसे उनका कहना था कि आप टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, आपके टैक्स से सरकार जो है सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, लेकिन किसी एक विशेष को फ़ायदा करने के लिए नहीं है, पूरे वर्ग विशेष को फ़ायदा करने के लिए नहीं, पूरे समाज के फ़ायदे के लिए होती है, किसी खास वर्ग विशेष के लिए नहीं। तो निश्चित रूप है वोट बैंक की राजनीति में अंक गणित का बहुत महत्व है, और जीतता वही है जिसके पास अंक ज़्यादा हो। तो हर दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोशिश में लगा हुआ है कि अपनी में संख्या ज़्यादा जुटाए। ऐसे में जो उलेमा हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगर हमने तमाम तरह की अपनी डिमांड को मांग के रखते हुए हैं और अगर उन मांगों को पूरी की जाती है तो उनके हक में कई सारी बातें होंगी। हालांकि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर उनका विरोध है। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं वक्फ बोर्ड का जो है वो विरोध करें, और तमाम तरह की डिमांड्स हैं। लेकिन जहां तक उस डिमांड के आधार पर वोट देने की बात है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है कि इस तरीके से जो अगर आप ब्लैकमेल करके वोटिंग करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल। उनकी जो नीति है, उनकी नीति बिल्कुल, इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर बयानों के तीर चलते रहेंगे। शुक्रिया कुमार कुंदन हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, सीधे हम इस वक्त चलेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो सत्ता के लिए व्यक्ति विचारधारा में कहां से कहां चले जाते हैं। और तीसरा सवाल शरद पवार से पूछना है। शरद पवार साहब, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मैं खुद जानता हूं कि आप संविधान समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका काम है ना कि आप 80+ आपकी उम्र है, आपका एक इज्जत है वहां के सियासत में, तो आप उनको समझाए कि ये हो नहीं सकता, तो आप भी खामोश हैं। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे
भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। हिम्मत है तो करके दिखाएं। ये कोर्ट में भी टूटेगा और जबरदस्त आंदोलन भी करेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पुलिस में वरीयता की बात करते हैं, तो ये तो संविधान के अंदर गलत है। आपको मालूम है 50% का एक सीमा है, तो किसका हक लिया जाएगा? ओबीसी का ना, एससी का, एसटी का। तो ये जो पूरी डिमांड है, ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उस पर हकमारी करने का प्रयास है। इट इज डिजाइन्ड टू slash the existing reservations meant for OBC, ST and SC. और पवार साहब, आप तो मराठा पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ आपने जानने की कोशिश की है क्या? क्या जवाब देंगे आप? मित्रों, राजनीति में आदमी प्रचार करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन देश तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और पूरे महाराष्ट्र, क्या पूरे देश में हम जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है उसको एक्सपोज करेंगे, पर्दाफाश करेंगे कि वोट के लिए देखो ये लोग कहां तक जाते हैं। उलेमा बोर्ड को कांग्रेस की तरफ से आश्वासन मिला है। इस पर एक अपडेट सामने आया है कि कांग्रेस की तरफ से उलेमा बोर्ड को आश्वासन मिला है। उलेमा बोर्ड ने अपनी मांगों की एक फहरिस्त रखी और उस पर अब देखिए कांग्रेस ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है। एनसीपी शरद गुट की तरफ से भी उलेमा बोर्ड को कहा गया है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा। और देखिए, उलेमा बोर्ड को कांग्रेस की तरफ से भी आश्वासन मिला है, सभी 17 मांगों पर हम विचार करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की तरफ से उलेमा बोर्ड को यह भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। चुनाव प्रचार और चुनावी सरगर्मी के बीच उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों की एक लंबी लिस्ट सौंपी है, महाविकास आघाड़ी और उसके घटक दलों के सामने रखी है और उस पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि इन पर विचार किया जाएगा। संवाददाता राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, कांग्रेस की तरफ से एक तो बताइए कि क्या कहा गया है और क्या महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस मांग पर दिए गए बयान को माना जाए कि ये महाविकास आघाड़ी का बयान है या अलग अलग दल उलेमा बोर्ड की इस डिमांड को अलग अलग तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी के तीनों ही दलों को अलग अलग पत्र जारी किया गया था। ऐसे में अभी तक जो दो प्रमुख दल हैं, शरद पवार की एनसीपी, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर लेटर जारी किया गया जिसमें उन्होंने उस पर विचार करने और सरकार स्थापित होने पर इस पर अमल करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ एक पत्र जो कांग्रेस के लेटर हेड पर सामने आया है, हालांकि ये पत्र जो है बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा जारी किया गया है। उसमें रिमार्क किया गया है कि किस तरह से कांग्रेस ने ये पत्र जारी करके उलेमाओं को समर्थन किया है और शब्दशः जिस तरह से एनसीपी के लेटर पैड में लिखा गया था कि वो उनके लिए प्रचार करें और उसके बाद सत्ता स्थापित होने के बाद में वो उनकी मांगों पर विचार करेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो शब्दशः वैसी बातें एकदम लिखी गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी वोट जिहाद का आरोप लगा रही है, जिस तरह से माइनॉरिटीज के वोट जो है पोलराइज करने की बात कर रही है, उसी वजह से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में बात करने को रेडी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये लेटर जारी करके जरूर दावा किया है कि जिसमें आरएसएस बैन की बात कही है या तमाम ऐसे मांगे हैं। तो एक चीज जो हम इस पत्र में देख पा रहे हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी किया गया, उसमें 9 अक्टूबर की तारीख हमें नजर आई। ये इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो कांग्रेस ने ये पत्र जारी किया, ये जो पत्र सामने आया है, बता दें महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के द्वारा जारी किया गया कि कांग्रेस ने ये पत्र उलेमा बोर्ड को भेजा है।
कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने किसी भी हैंडल पर या किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया साइट या फिर मीडिया को भी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। लेकिन बीजेपी ने ये पत्र जारी करके ये दावा किया है कि कांग्रेस ने उलेमाओं का समर्थन किया है और उस समर्थन की कॉपी बीजेपी जारी करके बता रही कांग्रेस किस तरह से बैकडोर से उलेमाओं का समर्थन मांग रही है और उनकी मांगों पर विचार करने की बात कह रही है सत्ता स्थापित होने के बाद भविष्य में जब। लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का कोई नेता अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने आकर बात नहीं कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हवाले से ये बात सामने आ रही कि पहले से ही ये आश्वासन था उलेमा बोर्ड को कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर ये आरोप बीजेपी लगा रही है और ये जो कांग्रेस के लेटर हेड वाला पत्र है ये भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जारी किया है। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है क्योंकि उलेमाओं ने जो पत्र लिखा था उसमें आरएसएस बैन की बात की थी और अभी थोड़ी देर पहले ही किरीट सोमैया ने एक बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि कांग्रेस किस तरह से साजिश रची है और किस तरह से उन्होंने एक गुपचुप तरीके से एक पत्र उलेमाओं को भेज दिया जिसमें उन्होंने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही है। जाहिर बात है कि कांग्रेस को भी अपना स्टैंड कम से कम महाराष्ट्र कांग्रेस को क्लियर करना पड़ेगा कि जो बात बीजेपी कह रही है उसमें क्या वाकई में सच्चाई है। क्या कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से यह पत्र उलेमा बोर्ड को दिया है और अगर दिया है तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तो राजीव, अगर इस पत्र की तारीख पर गौर करें तो क्या 1 महीने पहले ही कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से यह पत्र लिखा गया था? क्योंकि 9 अक्टूबर की तारीख हमें इसमें नजर आ रही है। देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है ये इसमें जो डेट है जाहिर बात है कि उस डेट को लेकर सवाल खड़े होते क्योंकि 9 अक्टूबर की इसमें तारीख मेंशन की गई है। तो निश्चित तौर पर दरअसल इस तरह से अलग अलग एनजीओ या फिर उलेमा बोर्ड या कह सकते हैं कि धार्मिक संगठन जो है खासतौर पर माइनॉरिटीज के लिए जो एमबीए के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, वो उन लोगों से लंबे समय से तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनकी बातचीत चल रही थी। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये बातें जो है पहले कही गई हो, लेकिन अभी इस पत्र की सच्चाई तब तक नहीं स्पष्ट होगी जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस क्लियर नहीं करेगी। बिल्कुल, अपने आप में बीजेपी ने ये गंभीर आरोप लगाए इस पत्र के माध्यम से। और क्या कुछ ऐसा ही आश्वासन एनसीपी की तरफ से दिया गया? मतलब कांग्रेस ने अगर इस तारीख और इस लेटर की को यकीन कर लें तो 1 महीने पहले ही ये आश्वासन, ये भरोसा दिया जा रहा था। क्या एनसीपी के साथ भी यही मामला है या उन्होंने अब जाकर इस पर रिएक्शन दिया है? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एनसीपी महाराष्ट्र तक सीमित है और महाराष्ट्र में भी कुछ एक सीमित कह सकते हैं इलाकों तक सीमित है। पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी का फैलाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। एनसीपी खुलकर इसका समर्थन कर रही है। एक पत्र के जरिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है उलेमा बोर्ड का और साथ साथ में उन्हें आश्वासन भी दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा जब सत्ता स्थापित होगी। साथ साथ में उन्होंने प्रचार करने की अपील भी की है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि कांग्रेस कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र में फैली हुई पार्टी है, पूरे देश में फैली हुई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में अगर कांग्रेस खुलकर इस चीज का समर्थन करेगी तो निश्चित तौर पर इसका भुगतान उसे किसी अन्य राज्य में या अन्य शहरों में भी करना पड़ सकता है। तो बहुत संभव है कि या तो ये पत्र या तो फर्जी हो सकता है जिस पर बीजेपी सही होने का दावा कर रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि गुपचुप तरीके से पत्र जारी किया गया हो। लेकिन सवाल यह कि अगर गुपचुप तरीके से जारी किया गया तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस को गुपचुप तरीके से यह पत्र उलेमा बोर्ड को सौंपना पड़ा और उसके जरिए उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको मीडिया को नहीं बताया गया। और अगर ये पत्र पहले ही उलेमा बोर्ड को दे दिया गया था तो अब उलेमा बोर्ड इस पूरे मामले को लेकर क्यों सामने आ रहा है? तो बहुत सारी इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के आरोप लगाने के बाद में कांग्रेस को अपना स्टैंड निश्चित तौर पर क्लियर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने वाकई में कोई लेटर जारी किया था उलेमा और राजीव, कांग्रेस की कोई आश्वासन दिया था या नहीं दिया? राजीव, कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं है अभी तक इस पर? कांग्रेस के जो नेता हैं अभी इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये पत्र जो है महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से नहीं जारी किया गया है। तो इस पत्र की सच्चाई राजीव तो तभी पता चलेगी जब कांग्रेस और उलेमा बोर्ड दोनों इस पत्र पर रिएक्शन दे। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा क्योंकि वो क्या कहते हैं इन आरोपों और इस पत्र के हवाले जो बातें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से कि क्या वाकई में उलेमा बोर्ड ने कोई जो मांग पर पत्र हासिल किया था समर्थन का। और देखिए, इस बीच कांग्रेस के अतुल लोंढे पाटिल का बयान सामने आया है और चिट्ठी से आश्वासन की बात गलत है ये कह रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो ऑफिशियली ये देखिए अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
लोंदे पाटिल कह रहे हैं, कांग्रेस का अतुल लोंदे पाटिल, कि ये जो पत्र है और जो आश्वासन की बात है वो गलत है। चिट्ठी से आश्वासन की बात को उन्होंने गलत करार दिया। 17 मांगे उलेमा बोर्ड की और उसको लेकर जो पत्र जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, जो सवाल उठाए गए, जो आरोप लगाया गया, और ये पत्र भी आपको बता दें कि 9 अक्टूबर यानी कि आज 9 नवंबर, 1 महीने पहले की तारीख इसमें है मेंशन। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले से ही उन मांगों को लेकर एक पत्र आश्वासन का कांग्रेस की तरफ से दिया जा चुका था। यही सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। और अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए आई है। अतुल लोंदे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये आश्वासन वाली बात जो है वो गलत है। उलेमा के एक लेटर पे बवाल हो रहा है, कांग्रेस को घेरा जा रहा है। नहीं, वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, अल्पसंख्यकों में जैन भी है, बुद्ध भी है, सारे अल्पसंख्यक जो है उनको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा हमने आज तक की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। और जब तक कांग्रेस है तब तक सब एक है। तो देखिए, सुना आपने, कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लेटर जो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, जो आरोप लगाए गए वो लेटर ही फेक है। और देखिए, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कांग्रेस उद्धव पर हमला। मुंबई में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ी, ये का आरोप ये कहा गया है, और मुंबई में घट रही है हिंदुओं की आबादी, ये किरीट सोमैया कह रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबादेवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो टिस की रिपोर्ट में क्या है? मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की आबादी बढ़ी, सामाजिक अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं प्रभावित, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल किया गया। 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी। अवैध अप्रवासी फेक वोटर आईडी बनवा रहे हैं। ये सारी बातें टिस की इस रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही हैं। और देखिए, संजय राउत का बीजेपी पर गंभीर आरोप भी सामने आया है। चुनाव से पहले माहौल खराब करने का आरोप लगाया संजय राउत ने। बीजेपी समाज को बांट रही है, संजय राउत का बयान। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है। हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज़्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। क्योंकि हमको मालूम है आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। चलिए, और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हो रही समोसे की राजनीति की। तो इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। देखिए, शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, हिमाचल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा ने बांटे हैं समोसे, और समोसे को लेकर देखिए राजनीति का एक नया रंग हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। समोसे पर कैसे हिमाचल प्रदेश में वार पलटवार हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं, और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे
उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए कि जिस प्रकार विपक्ष में भाजपा के लोग और इनके युवा मोर्चा ने आज प्रदेश की एक नेगेटिव पब्लिसिटी देश के अंदर की। आप समझें कि और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ये मार्च कर सकते हैं, सरकार के सामने बातें रख सकते हैं। आज आप समोसे को लेके एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई विषय नहीं है, नॉन इशू है ये, और कोई इंक्वायरी इस पे, कोई सीआईडी इंक्वायरी इस पे नहीं हो रही है, ये नॉन इशू है ये। और आपको बता दें कि समोसे की कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर से, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी मुख्यालय गए थे। मुख्यमंत्री को परोसने के लिए एक 5 स्टार होटल से समोसे और केक के 3 डब्बे लाए गए थे, लेकिन खाने का यह सामान उनके सुरक्षा कर्मियों के पास चला गया। इसके बाद इसकी सीआईडी जांच की गई। जांच में इस गलती को सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया। इसी के खिलाफ आज बीजेपी युवा मोर्चा सड़कों पर उतरी और लोगों को समोसे बांटे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने सुक्खू सरकार पर करप्शन के भी आरोप लगाए और इसकी सीआईडी जांच करने की मांग उठाई।